इस छत के नीचे इकट्ठे हुए, तो नो डाउट उसके अंदर होम्योपैथिक सिस्टम एक बुनियादी वजह है। होम्योपैथिक सिस्टम है जिसने हमें एक बरादरी की तरह जोड़ के रखा हुआ है, और इस सिस्टम की बुनियादों की वजह से हम लोगों को अल्लाह पाक ने इज्जत दी। डॉक्टर को एक मसीहा का नाम दिया जाता है, एक मसीहा का रोल होता है डॉक्टर का। हमारे पास लोग ट्रस्ट करके आते हैं, तो ये मसीहाई, ये फील्ड, जिस फील्ड के पायनियर की बदौलत हमें मिली, उसे एक ट्रिब्यूट पेश करना हम लोगों का फर्ज बनता है। आज का जो ये नॉलेज शेयरिंग सेशन है, ये भी कंसर्निंग हमारा इसी हस्ती डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन के कवानीन के मुतल्लिक, जो उनकी एक किताब थी ऑर्गेनन, और जिसका लास्ट एडिशन 6th एडिशन, जो कि जनरली हम लोगों से बहुत सारी जगहों पे मिस हो जाता है, बहुत जगहों पे रह जाता होता है। 5th एडिशन तक रिसर्चेज आई। आज हम उसके ऊपर ही रोशनी डालेंगे कि आया क्यों 6th एडिशन इतना वेल इंट्रोड्यूस नहीं हो सका होम्योपैथ्स के अंदर, कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इसकी ऑर्गेनन बुक का 6th एडिशन के ऊपर आज भी बहुत कम लोगों की तवज्जो, बहुत कम अथॉरिटीज उसके अंदर चल रही हैं। उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शख्सियत सामने आपको नजर आ रही है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन, 10 अप्रैल को इनकी पैदाइश हुई, 1755 अभी सवाल किया गया, वफात 2 जुलाई 1843 की इनकी वफात हुई। होम्योपैथिक का सिलसिला, बेसिकली MD डॉक्टर थे, उसके अलावा ये रिसर्चर भी थे, और इनका एक क्वालिटी ये थी कि इन्हें मुख्तलिफ जुबानों पे अबूर था, तो ये बुक्स को ट्रांसलेट करते होते थे। कुछ जगहों पे मेंशन किया गया कि ये लाइब्रेरियन थे, लेकिन बेसिकली ये ट्रांसलेटर थे। तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने जो अपनी बुक्स लिखनी स्टार्ट की, इनकी पहली बुक थी आर्सेनिकम एल्बम पे 1780 में जो आई, वो भी एक एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, एलोपैथिक फिजिशियन, इन्होंने उसे ट्रांसलेट किया। सेकेंड बुक इन्होंने 1790 के अंदर सिंकोना बार्क चाइना ऑफिशियनालिस, जो कि होम्योपैथिक की पहली रेमेडी है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए इन्होंने वो बुक लिखनी शुरू की। एलोपैथिक में आज भी सिंकोना एंटी मलेरियल ड्रग्स का तकरीबन जो पूरा ग्रुप है वो इस एक बार्क सिंकोना के इर्द गिर्द घूमता है। तो इन्होंने जब उसे ट्रांसलेट करना शुरू किया, तो इन्होंने सिंकोना, चूंकि प्लांट से, एज वी ऑल नो, बार्क ऑफ प्लांट से, दरख्त की छाल से बनती है, इनके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस बार्क को चुबा के देखा जाए। उन्होंने वहां पर जो भी हर्बलिस्ट होगा, पंसारी होगा जैसे हमारे यहाँ होता है, उससे वो बार्क ली, वो छाल ली, उन्होंने इसको चुबाया। जब उन्होंने इसको खाया तो इनके अंदर तमाम मलेरिया की सिम्टम्स पैदा होनी शुरू हो गई। सिम्टम्स क्या थी? शिवरिंग, इंटरमिटेंट फीवर्स, जो कि मलेरिया के अंदर होता है। सप्लीनोमैगली, लेफ्ट साइड पे फैबली होती है सप्लीन, अगर वो बढ़ जाए तो पता लगता है सप्लीनोमैगली। ये सिम्टम्स आई तो उन्होंने इसी को पोटेंटाइज, उस वक्त स्केल्स तो चूंकि डेवलप नहीं हुए थे, ये होम्योपैथिक के अंदर जो रिसर्च का एक मामला चल रहे थे, उन्होंने इसे डाइल्यूट किया और इस्तेमाल किया, तो वो सिम्टम्स वहां पर गायब हो गई। तो वहां पर जो हम पढ़ते हैं होम्योपैथी, होमो से निकला, होमो मीन सेम, पैथा मीन डिजीज, सेम लाइक द डिजीज, वहां से होम्योपैथी का एक इर्तका हुआ कि उन्होंने रखा कि क्रूड फॉर्म के अंदर जो सिम्टम्स जनरेट होती हैं, पोटेंटाइज्ड फॉर्म के अंदर वो क्योर हो जाती हैं। इस तरह 1796 में होम्योपैथी की एक बुनियाद पड़ी। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने जो अपनी बुक्स लिखी, उसमें मैट्रिया मेडिका प्योरा, उसके एडिशंस, देन क्रॉनिक डिजीजेज उनकी बुक थी, और उसके अलावा आज जिसको हमने डिस्कस करना है, ऑर्गेनन, इसके 6 एडिशन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने लिखे। ये डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन की तस्वीर है, 88 ईयर्स इनकी एज थी। तो अब हम इनकी ऑर्गेनम के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनन बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम एक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च के लिए। फर्स्ट सबसे पहले ये वर्ड एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, जो कि एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने यूज किया था कि आप इसको किसी भी अपनी इख्तरा, फिलॉसफी और कवानीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन आपकी बुक, ये लफ्ज़ वर्ड वहीं से लिया गया, इसके 6th एडिशन आए, तो ये ऑर्गेनन की बेसिकली डेफिनेशन है।
उसके बाद होम्योपैथिक ऑर्गेनन वो किताब जो डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने लिखी, जिसके अंदर उन्होंने होम्योपैथिक के कवानीन और ज़वाबित बताए, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि होम्योपैथी ट्रीट कैसे करती है, होम्योपैथिक के कवानीन कौन कौन से होने चाहिए, कि आपकी क्योर रैपिड जेंटल किस तरह होनी चाहिए, आपकी वाइटल फोर्स क्या है, आपके स्केल्स कौन से हैं, आपके डायनामाइजेशन क्या है, आपके प्रिंसिपल क्या है, आपकी ससेप्टेबिलिटी क्या है, आपका और दूसरे सिस्टम जो उस वक्त एक एलोपैथिक सिस्टम और हर्बल, चूंकि सबसे पुराना सिस्टम ये मौजूद थे, कि इनके दरमियान जो कवानीन को मुख्तलिफ फर्क डालने वाली किताब वो ऑर्गेनन थी, जिसको उन्होंने 6 दफा लिखा। यानी उन्होंने फर्स्ट टाइम लिखा। ये होम्योपैथिक के अंदर हम जनरली देखते रहते हैं कि हमारा कोई भाई दोस्त हमें कोई चीज नहीं बता देता है ना, तो हम फौरी तौर पे इख्तलाफ पे उतर आते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोगों में और ये मामलात रिसर्च साइंस हानीमन की किसी एक एफोरिज्म की 291 एफोरिज्म है लास्ट 6th एडिशन के, और 5th के 294 थे, उनमें किसी एक एफोरिज्म में हानीमन रिसर्च करने से मना नहीं करके गया। डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन के दौर में टोटल 96 to 100 रेमेडीज जो आपकी दवाइयां मौजूद थी। आज आपके पास 1800, बल्कि अब जो रिसेंट इन्होंने एलोपैथिक साल्ट्स भी कन्वर्ट करके वो शायद 2600 प्लस आपकी रेमेडीज मौजूद हैं। सिर्फ ये कि उन्होंने बेसिक रूल्स दे दिए थे, प्रूविंग का रूल कि आपने प्रूव करनी है रेमेडी, प्रूव नहीं करनी तो उसका क्लिनिकल ट्रायल डाटा। मैं चूंकि आज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इवेंट पे ही खड़ा हूं, ये क्लिनिकल ट्रायल डाटा वही क्लिनिकल ट्रायल डाटा जो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, मुझे यहाँ पे डॉक्टर इमरान जमाज साहब बैठे हुए हैं, इन्हें पता है कि जब इन्होंने प्रोडक्ट का फॉर्म 7 ड्रैप से लेना होता है तो इन्होंने उन्हें क्लिनिकल ट्रायल डाटा प्रेजेंट करने होते हैं। ये वो क्लिनिकल ट्रायल डाटा जो है उसकी कलेक्शन होती है, तो उसकी बेस पे आपको फॉर्म 7 मिलता है। तो वो हानीमन का भी यही था कि प्रूविंग सबकी नहीं है, आपके कई पॉइजनस मटेरियल हैं, कई डिजीज्ड मटेरियल हैं आपके सामने, आप वो किसी को भी क्रूड फॉर्म में ना कोई खाने पे तैयार होगा और ना आप उसे खिला सकते हैं, तो उन तमाम को आप क्लिनिकल ट्रायल डाटा में प्रेजेंट करते हैं। यही क्लिनिकल ट्रायल डाटा यानी अमेरिकन फार्माकोपिया में, ये जो हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो शायद कॉम्बिनेशन के मतलब बहुत ज्यादा अपनी आरा देते हैं, ये अमेरिकन फार्माकोपिया में भी आपको एज अ सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर रिकमेंडेड है। तो ऑब्वियसली आपके रिसर्च, शायद पाकिस्तान में जितने रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ने होम्योपैथ्स को दिए हुए आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अमेरिका में उस वक्त भी यूनिवर्सिटी थी जिसका डॉक्टर कंटेस्टाइन हेरिंग, जिसे हम फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी कहते हैं, वो उस वक्त भी उसे लीड करते थे। वहां पे ये सारा सिस्टम है, अगर उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है तो उसके पीछे कोई वजूहात होंगी, चीजें होंगी। तो ये वो रिसर्च का प्रोसीजर है जिससे हानीमन कतन नहीं रोके गया। 6 टाइम लिखने का मकसद ही यही है। अब इस लेक्चर में भी आगे आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको चीजें मिलेंगी कि अमेंडमेंट्स जब डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन इटसेल्फ हिमसेल्फ कर सकते हैं अमेंडमेंट्स, कि वो 6 टाइम एक बुक को लिख रहे हैं कि यूं नहीं, अब इसको यूं कर लिया जाए, अब इसको यूं कर लिया जाए। ये फेजेस हैं, ये एजुकेशन के फेजेस हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं। तो इन्होंने 6 टाइम इसको लिखा और फाइनली उसके बाद चूंकि उनकी डेथ हो गई थी, शायद वो रहते तो शायद 7th 8th टाइम भी आ जाता। तो ये होम्योपैथिक ऑर्गेनन है। Why हानीमन एडिटेड 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन आर्ट ऑफ हीलिंग? कि हानीमन ने क्यों इसको एडिट किया 5वीं से 6वीं दफा? इससे बिफोर हम चूंकि 6th एडिशन पे बात करें कि हमने 5th से 6th पे क्यों गए हानीमन? 6th पे वो इसलिए गए कि मेडिसिन वाज नॉट एक्टिंग रैपिडली, सो पीरियड कैन क्योर टुक ए लॉन्ग टाइम, कि मेडिसिन टाइम बहुत ज्यादा ले रही है, जल्दी एक्ट नहीं कर रही। जिस तरह हम जनरली सुनते हैं कि होम्योपैथी स्लो एक्टिंग है, तो उसमें हानीमन होम्योपैथिक बेसिकली नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करती है। आपका एलोपैथिक और हर्बल सिस्टम जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू करता है। तो होम्योपैथिक उनके कंपैरेटिवली ऑलरेडी रैपिड है अगर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी ठीक हो, लेकिन वो इससे सेटिस्फाई नहीं थे। वो इसके सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? वो आगे उनके अपने स्केल्स की अमेंडमेंट में आएगा कि सर्टेन पेशेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग लोअर पोटेंसी ऑफ सी स्केल, सेंटिसिमल स्केल जो हानीमन ने बनाया था उस वक्त इनिशियल से ये 5th एडिशन तक सेंटिसिमल स्केल था, डेसिमल स्केल डॉक्टर कंटेस्टाइन हैरिंग का था, कि उस पे लो पोटेंसी जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही है आपको, और जो हाई पोटेंसी है वो एग्रीवेट कर जाती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। पेशेंट सेंसिटिव हो तो वो एग्रीवेशन के अंदर चली जाती है। तो इसलिए इसको इनमें अमेंडमेंट जो उन्होंने एलन स्केल लाया था 6th एडिशन में, ये उसकी वजूहात थी कि सी के अंदर गेस करना ड्यूरेशन, क्योंकि सेंटिसिमल स्केल की आज भी अगर आप पोटेंसी देखते हैं तो आपको जनरली मार्केट के अंदर मोस्ट अवेलेबल पोटेंसीज की हैं 6 के अंदर 30,
200, 1M, 10M से एक बहुत बड़ा गैप है। आप इनके अंदर देखें, 6 के बाद आपको 7 नहीं मिलेगी, 8 नहीं मिलेगी, 9 नहीं मिलेगी, आपका एक सीक्वेंस नहीं है। तो डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन का कहना ये था कि ये जो मसला है इसकी वजह से आपके लिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि कितने अरसे के बाद आपने रिपीट करनी है, 6 के बाद आप 7 पे तो जाना नहीं, आपने 30 पे जाना है, 200 पे जाना है, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो जो सेकंड एफोरिज्म है ऑर्गेनन का, जिसमें वो कहते हैं कि रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट क्योर, तो वो कहते हैं इस एफोरिज्म के साथ ये मुतसादम है कि जब आपको ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं पता उसका, तो आप इसको जज नहीं कर सकते ये किस तरह आपका क्योर करेगी। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से उन्हें रिक्वायर्ड था कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमें अमेंडमेंट्स, हमने इसको देखना है, इस पर रिसर्च करना है और हम इसको अमेंड करना चाहते हैं। हिस्ट्री 6th एडिशन की बहुत कंपलसरी है। 6th एडिशन की हिस्ट्री वो इस वजह से कंपलसरी है कि 6th एडिशन पब्लिश जो कंपाइल किया था हानीमैन ने, वो 1841 और 42 में किया था, जबकि पब्लिश फॉर्म के अंदर ये हम लोगों को 1921 में बाय डॉक्टर विलियम बॉरिक मिलता है। तो इसकी हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों 6th एडिशन की चीजें आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, जिनको हम फॉलो करते हैं। डॉक्टर कैंट को आप ले लें, डॉक्टर बॉरिक, इवन बॉरिक ने भी इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, उसने ट्रांसलेट जरूर किया, उसका भी मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो तमाम डॉक्टर वो उस टेन्योर के बीच में थे कि 6th एडिशन बन गया था, पब्लिश नहीं हुआ। तो ये जो 1921 का बिटवीन का टेन्योर था, उसमें मैं तमाम डॉक्टर्स की हिस्ट्री भी आगे एक पिक के अंदर आपको दूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सके। तो 1841 में इन्होंने कंप्लीट किया। 2 फरवरी 1842 को उन्होंने उनका पब्लिशर श्वाबे, जो आज आप एक कंपनी सुनते हैं, श्वाबे बेसिकली पब्लिशर था, बुक्स पब्लिश किया करता था और हाई क्वालिटी की पब्लिशर्स में इसका नाम था। और हानीमैन की ख्वाहिश थी कि मैं इसे सबसे अच्छे लेवल पे पब्लिश करवाऊं, तो उन्होंने श्वाबे को लेटर लिखा कि I have known after 18 months of work finished the 6th edition of my Organon nearly perfect to all। nearly को अंडरलाइन इसलिए किया गया कि हम लोग थोड़े से जज्बात में ज्यादा होते हैं और हम लोग फौरी तौर पे आज कहते हैं मैंने जो बता दिया वो खत्म हो गया। तो जो फाउंडर ऑफ होम्योपैथी है वो 6 टाइम ऑर्गेनन को लिखने के बाद, 5 टाइम मैट्रिया मेडिका प्योरा को लिखने के बाद, सेल्फ प्रूविंग के बाद भी वो लिख रहा है कि नियरली, के करीब तरीन है, कि ये भी परफेक्ट नहीं, यानी करीब पहले से बेहतर है लेकिन मजीद बेहतरी की गुंजाइश इसके अंदर मौजूद है। 24 मार्च 1843, उसके कुछ महीने के बाद उन्होंने डॉक्टर बॉयन हैसन बेसिकली हमारे पास हिस्ट्री में बॉयन हैसन के 2-3 नाम आते हैं। एक हमारे पास आता है फरा बॉयन हैसन, वो बेसिकली इनकी एडॉप्टिव डॉटर थी। एक वॉन बॉयन हैसन आते हैं, वो हानीमैन के दामाद थे। और ये जो बॉयन हैसन थे ये उनके दोस्त थे। उन्होंने लिखा कि आई ड्रॉ योर अटेंशन टू द लास्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन विच इफ इट इज प्लीज गॉड विल पब्लिश इन नियर फ्यूचर इन द फ्रेंच वेरिएंट एट लीस्ट वी विल फाइंड इट सेटिस्फैक्टरी इन एवरी रिस्पेक्ट। द जर्मन वेरिएंट विल बी डिफिकल्ट इन अकाउंट ऑफ माई मॉर्टल एनिमी कार्ल ट्रिंक्स, कि आप इसको जल्द अज जल्द फ्रेंच के अंदर कन्वर्ट, कम से कम फ्रेंच के अंदर करें, जर्मन में ना कीजिएगा कि मेरा एक मॉर्टल एनिमी दुश्मन कार्ल ट्रिंक्स, इसको वो लिख रहे हैं कि उसको समझ नहीं आएगी, तो इसे फ्रेंच में करके आप एटलीस्ट इसे कन्वर्ट करें। तो वो कार्ल ट्रिंक्स कौन था? कार्ल ट्रिंक्स बेसिकली डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन का स्टूडेंट था। जब 1830 में 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन कंप्लीट हुआ, तो वहां पर एक जो इसका 4th एडिशन में था, उसमें डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन ने पाबंदी लगा दी थी कि 30th पोटेंसी से ऊपर पोटेंसी इस्तेमाल नहीं करनी, अगर आप करेंगे तो ये होम्योपैथी नहीं होगी। तो कार्ल ट्रिंक्स ने यहां पर इख्तलाफ किया डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन से। उसने कहा कि नहीं, जब पोटेंटाइजेशन एक प्रोसीजर है तो उसमें हायर पोटेंसी ने काम करना चाहिए। यहां से इन दोनों के इख्तलाफात शुरू हुए। देन 1833 में जब 5th एडिशन में हानीमैन ने 30 से खुद, यानी हानीमैन एडमिट करा, बड़ा इंसान वही होता है जो एडमिट करता है, हानीमैन ने अपनी गलती को एडमिट किया और उसने 30 पोटेंसी से ऊपर को अलाउ किया। तो वो कार्ल ट्रिंक्स के मुतालिक लिखना चाह रहा था कि 30 नहीं, क्योंकि 6th एडिशन में उसने एलएम स्केल को, जिसे हम 50 मिलीसीमल स्केल कहते हैं, उसको अलाउ किया था कि आपका मेरा इख्तलाफ 30 तक था, अब तो मैं एलएम स्केल को भी अलाउ करूं, उस तक मेरा पैगाम पहुंच जाए। ये जो एक पढ़े लिखे लोग, बड़े ज़र्फ के लोग, उनके मामलात होते हैं कि जहां पे गलती हो वो उसको तस्लीम भी करते हैं और उसको मेंशन भी करवाते हैं, यस आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। तो यही रिसर्चेज हैं, यही फेजेस हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। Hahnemann wanted his organon published in good quality, so expressed his preference to Schwabe
and asked if he would publish it, but in middle of the April, Hahnemann की जो मिड ऑफ अप्रैल के अंदर जो उन्हें ब्रोंकियल कैटार आप कह सकते हैं, चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस इसको आप कहते हैं, ये हानीमन एक पुराने इसके पेशेंट थे। आजकल तो चूंकि ये कोई इतनी बड़ी डिजीज नहीं रही, न्यूमोनिया और ये सब चीजें क्योर हो जाती थी, एट दैट टाइम ये एक बड़ी डिजीज थी, उसमें ये इन्वॉल्व हुए और 2 जुलाई 1843 को इनकी डेथ हो गई। और इसका जो मुसव्वदा था, मैनस्प्रिट जो था, वो इनकी मिसेस डॉक्टर मेलानी जो है उनके पास आ गया था। रीजंस ऑफ डिलेड पब्लिश्ड, किस ये पब्लिश क्यों 6th एडिशन लेट हुआ? 1856 में वॉन हैसन ने परमिशन मांगी मैडम मेलानी से, और लेकिन वो फेल हो गए। और उसके नेक्स्ट ईयर जो है इन्होंने अडॉप्ट किया। फरा वॉन हैसन जो है हानीमन की अडॉप्टिव बेटी थी। हम अगर हानीमन की फैमिली में से हिस्ट्री और होम्योपैथी के अंदर 2 ही नाम सुनते हैं, एक सोस हानीमन का जो कि ग्रैंडसन थे इनके, और एक ये फरा वॉन हैसन और इनके हस्बैंड जो थे वॉन हैसन। ये जो होम्योपैथिक से कंसर्न, बाकी इनकी फैमिली का किसी का नाम इसके अंदर नहीं। आल्दो हानीमन के 11 बेटे और भी थे, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं आता, वो शायद फर्स्ट वाइफ से होंगे। तो उनकी जो है अडॉप्टिव डॉटर जो थी मेलानी की, वो कार्ल वॉन हैसन से उनकी शादी हो गई। सॉस हानीमन जो ग्रैंडसन थे हानीमन के, उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की 6th एडिशन को, तो लेकिन वो उसके अंदर फेल हो गए। 1865 में मैडम मेलानी ने नेगोशिएशन की फैकल्टी ऑफ हानीमन कॉलेज इन फिलाडेल्फिया, जिसमें डॉक्टर कंटरस्टाइन हेरिंग, फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी, पढ़ा रहे थे, उनसे भी किया। लेकिन चूंकि अमाउंट्स का मैटर था और उसके ऊपर इनका सेटलमेंट नहीं हो सकती, डॉक्टर फिर कार्ल डेनहम ने परचेज करने की कोशिश की, लेकिन नेगोशिएशन के दरमियान जो है उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद डॉक्टर बेज ने 1877 में लंदन में उन्होंने 6th एडिशन के लिए डॉक्टर मेलानी से रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि इंग्लिश पब्लिशर जर्मन और फ्रेंच को प्रॉपर पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और वो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। इस वजह से उन्होंने इनको रिफ्यूज कर दिया। फर्दर 27 मई 1878 को 78 एज में ये भी पल्मोनरी कैटार से मैडम मेलानी जो है इनकी भी डेथ हो गई। और जो फरा वॉन हैसन इनकी डॉटर थी, एडॉप्टिव डॉटर ऑफ हानीमन, उनके पास से मसवदा आ गया। डॉक्टर ग्रेंसे एक बहुत बड़ा नाम है होम्योपैथी में। 1880 में उन्होंने ट्राई की, वो मिले डॉक्टर फरा वॉन हैसन से, और उन्होंने इसके लिए अमाउंट जो इनिशियल थी 50,000 से रिड्यूस करके $25,000 मुकर्रर की, लेकिन उस वक्त वो चूंकि एक हाई प्राइस थी, ये नेगोशिएशन अगेन यहाँ पे स्टॉप हो गई। फिर डॉक्टर रिचर्ड हेल ने जर्मनी में डॉक्टर फरा वॉन हैसन से इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की, लेकिन उसके दौरान इनकी भी डेथ हो गई। फिर उनके हस्बैंड फरा वॉन हैसन के उनके हस्बैंड कार्ल वॉन हैसन के पास चली गई, उनकी भी 1902 में डेथ हो गई। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई, वर्ल्ड वॉर की वजह से ये तमाम नेगोशिएशन चीज़ें रुक गई। फिर 1918 में डॉक्टर रिचर्ड हेल ने दोबारा ये नेगोशिएशन स्टार्ट की डॉक्टर वॉन हैसन से, और सक्सेसफुली $10,000 के अंदर इसको परचेज कर दिया। डॉक्टर विलियम बॉरिक और डॉक्टर जेम्स विलियम वर्ड ने फाइनली इसको ट्रांसलेट करना शुरू किया। 1920 के अंदर इंग्लिश के अंदर ये ट्रांसलेट हुआ, और 1921 के अंदर यानी 43 में अगर हानीमन की डेथ हुई, तो उसके कम से कम भी ये अगर आप काउंट करें तो 70 to 80 ईयर्स के बाद इनका जो मसवदा वो पब्लिश हुआ 1922 में। ये 5th और 6th एडिशन आज, अब अगर हम देखेंगे जेन्युइनली देखें, अगर हम मेरिट्स के ऊपर देखें, तो हमारा जितना भी सिस्टम चल रहा है वो 5th एडिशन के ऊपर चल रहा है। हमारे कॉलेजेस के अंदर जो स्टडीज कराई जा रही हैं वो भी 5th एडिशन के ऊपर करवाई जा रही हैं। 6th एडिशन को कंक्लूड किया ही नहीं गया। उसकी वजह क्या है कि आज भी अगर हम लिटरेचर्स पढ़ते हैं तो हम जनरली लिटरेचर पढ़ रहे हैं, डॉक्टर विलियम बॉरिक का, डॉक्टर कैंट का, इन सब का नाम आगे आएगा कि क्यों इन्होंने रोशनी नहीं इसके ऊपर डाल सके। तो हमारे पास उसके बाद के जो लिटरेचर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं आ रही। इसके अंदर अमेंडमेंट्स क्या की थी इन्होंने? 5th एडिशन का नाम था ऑर्गेनन आर्ट ऑफ हीलिंग, 6th का ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। 1833 कोएथन के अंदर 5th एडिशन था। 1921 के अंदर जर्मन में, और 22 के अंदर यूएसए में इंग्लिश में पब्लिश हुआ ये। आर्नल्ड ऑफ ड्रेसडन ने 5th को पब्लिश किया था। बॉरिक एंड टेफल ने 6th के एडिशन को ट्रांसलेट किया।
5th एडिशन को इंग्लिश में 1849 में डॉक्टर डर्जेन ने किया था और 6th एडिशन को इंग्लिश में कन्वर्ट डॉक्टर विलियम बॉरिक ने 1921 में किया था। यहाँ ये एक सवाल जनरली जहन में आता है कि अगर डॉक्टर विलियम बॉरिक ने इसे ट्रांसलेट किया था तो विलियम बॉरिक के मैट्रिया मेडिका में हमें कहीं पे एलम पोटेंसी का जिक्र नहीं मिलता। हम जहां भी देखें मदर टिंचर 30 और XYZ मिलता है। उसकी वजह यह कि डॉक्टर विलियम बॉरिक का मैट्रिया मेडिका पब्लिश हो गया था 1903 में, और 1921 में जब ये डॉक्टर विलियम बॉरिक ने कंप्लीट कर लिया था, उनकी डेथ हो गई थी 1928 में। उसके बाद एक भी बुक डॉक्टर विलियम बॉरिक की पब्लिश नहीं हुई। अगर वो पब्लिश होती तो उसमें जरूर आप लोगों को जिक्र मिलता। इसलिए विलियम बॉरिक के कहीं पर भी आपको तस्करा एलम पोटेंसी का नहीं मिलता या अमेंडमेंट्स का नहीं मिलता, सिंपली आप कह सकते हैं, जो 5th और 6th एडिशन की है। एफोरिज्म 294 थे 5th एडिशन में, 6th एडिशन में 3 एफोरिज्म को रिड्यूस कर दिया गया, 291 हो गए। वाइटल फोर्स, आज भी जनरली हम पढ़ते हैं वाइटल फोर्स, जैसे थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से भी शायद निकला वाइटल फोर्स, क्योंकि पढ़ के कॉलेजेस और ऑब्वियसली मुझे भी 26 साल इस सिस्टम में हो गए, तो ये एक पक्का हो गया। हालांकि 6th एडिशन में इसको वाइटल एनर्जी के नाम से हानीमन ने रिप्लेस कर दिया था, लेकिन आज भी हमारा बुक्स, सिलेबस और उन तमाम के अंदर हमें वाइटल फोर्स का वर्ड ही मिल रहा है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी जो उन्होंने चेंज किया था वर्ड, वो वाइटल फोर्स को उन्होंने वाइटल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। सेंटिसिमल स्केल था इससे पहले हानीमन का, जैसे मैंने आपको बताया भी कि डेसिमल स्केल डॉक्टर कंटस्टाइन हेरिंग का था। 6th एडिशन में उन्होंने 50 मिलीसिमल स्केल को इंट्रोड्यूस कराया, जिसे आप एलम स्केल के नाम से जानते हैं। पोटेंसी लिमिट 30C वाज रिमूव्ड। 5th एडिशन में जो अमेंडमेंट आई थी कि 4th एडिशन में 30 कर दिया गया, एलम पोटेंसी जिसे कहते हैं। ऑल्फैक्शन मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड 5th एडिशन में। ऑल्फैक्शन हम कहते हैं सूंघने का, कि सूंघने के जरिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम जनरली कहते हैं कि हम स्किन के ऊपर डालें, और ये तमाम ऑर्गेनन के अंदर मेंशन्ड है। ये कोई भी अपने पास से इन चीजों की इख्तरा नहीं बना रहा था। ऑल्फैक्शन का उन्होंने 5th में दिया था कि सूंघने से भी आपकी दवाई यूज कर दी। जिस तरह जनरली रमजान में हम कहते हैं कि रोजा भी ना टूटे दवाई भी ली जाए, तो ये वो मेथड था। जबकि 6th एडिशन के अंदर उन्होंने तमाम टॉपिकल जितनी एक्सटर्नल एप्लीकेंसेज हैं, अभी भी ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर में भी आ रहे होते हैं कि टॉपिकल लगाने को हानीमन ने मना किया था, और कई जगहों पे ये जवाब भी पढ़ने को मिलता है, हाँ जी होम्योपैथी के अंदर बैन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन के अंदर ही आपकी जितनी भी अब क्रीम्स, ऑइंटमेंट, ऑब्वियसली टॉपिकली यही चीजें लगाई जाएंगी ना। 30 पोटेंसी या 200 को तो नहीं आपने टॉपिकल लगाना, आपने टॉपिकल यूज करना है क्रीम को, ऑइंटमेंट को, चाहे वैसलीन फॉर्म में है चाहे जिस भी फॉर्म के अंदर है, उसको डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हार्मन अवेयर यूजफुलनेस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के टॉपिकल इन्हें कहा जाता है कि अगर आप इसको वर्ड प्रॉपर यूज करते हैं कि टॉपिकल एप्लीकेंसेस जितने भी हैं उनको अलाउ कर दिया गया इस एडिशन के अंदर। देन सेंटिसिमल और एलएम स्केल, मेन जो सिस्टम के अंदर सेंटिसिमल और एलएम पोटेंसी हमारे यहाँ बहुत कम यूज हो रही है, तो उसके हवाले से 2-4 चीजें हैं कि क्या वजूहात थी कि हानीमन ने सेंटिसिमल स्केल, एक स्केल जो यानी उसने 1796 में जब होम्योपैथी बनाई तो उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया, और 43 में आ गए, यानी आफ्टर 47 ईयर्स या 46-45 ईयर्स के 39-40 में ये अमेंडमेंट्स आना शुरू हुई होंगी कि क्यों उसने अमेंड किया इन चीजों को। उसका ये था कि इसको जो सेंटिसिमल को 5th एडिशन के अंदर 270 जो एफोरिज्म है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसी तरह 6 के 270 में एलम स्केल को करवाया गया। सेंटिसिमल जो है मदर टिंचर से क्यू से स्टार्ट होती है, एलम पोटेंसी 3C से स्टार्ट होती है। इसकी जो बेस पोटेंसी है वो 3C, उसका एक पार्ट लेके 100 पार अल्कोहल, 400 पार्ट डिस्टिल वाटर, देन 100 जर्क्स, और फिर उसका एलम जो फर्स्ट हासिल होती है, और उसका भी एक ग्लोब्यूल जो हानीमन ने रिकमेंड किया कि उसको आप ड्रॉपिंग करें ग्लोब्यूल्स के ऊपर, उस एक ग्लोब्यूल से आपने नेक्स्ट पोटेंसी पे सेम प्रोसीजर के अंदर जाना। एक पार्ट उसमें सेंटिसिमल बाय द नेम है कि 100-199 की रेशियो है, जबकि उसमें 1 पार्ट ऑफ 3C और 50,000 टाइम वो रिड्यूस हो जाती है जब 500 को 100 जर्क्स आप देते हैं। 10 सक्सेशन थे उसमें, 10 जर्क्स थे सेंटिसिमल में, 100 जर्क्स थे आपके एलम स्केल के अंदर। पोटेंसी डिनोटेड जो करते हैं वो हम C से करते हैं, सेंटिसिमल को या कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे 30-200 आप लोग देखते हैं, जबकि जो हानीमन ने डिनोट किया था एलम को वो 0/1, 0/2, 0/3 से था,
वेस्टर्न में 1/0, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, 0 उस तरफ चला जाता है, पोटेंसीज इस तरफ आ जाती हैं, और फर्दर LM1, LM2, LM3। और यूरोप के अंदर जो है इसको Q1, Q2, यहाँ पे Q जैसे आप मदर टिंचर के लिए वहां पर LM पोटेंसी के लिए यूज होता है ये वर्ड। मेडिसिन क्वांटिटी जो है सेंटीसिमल स्केल के अंदर मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा मिनिमाइज नहीं होती जितनी के LM स्केल के अंदर पोटेंटाइज और वो डाइल्यूट होकर कम हो जाती है। बहुत गैप, जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि हानीमन ने ये मेंशन हुआ हुआ है सी स्केल के अंदर पोटेंसी का, क्योंकि उस वक्त 6 के बाद 12 भी होती थी, अब तो 12 तो बहुत कम ही ऑर्डर पे कोई बना के दें, मैन्युफैक्चरर्स, इमरान भाई शायद बना के देते हो, लेकिन मार्केट में नहीं अवेलेबल। मार्केट में 6, 30, 200 CM है, जबकि उसके अंदर एक सीक्वेंस है LM का, LM0, LM1, LM2, LM3, ये जो हानीमन का एक फिनोमिना था। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ पोटेंसी, उसमें भी सेम यही है कि 1 पार्ट और 99 पार्ट 10 जर्स है, जबकि LM स्केल के अंदर एक सिंगल ग्लोब्यूल, जो भी मैंने आपको बताया, एक सिंगल ग्लोब्यूल लेके डिसॉल्व करते हैं वाटर में और 100 ड्रॉप्स डाल के उसको पोटेंटाइज्ड किया जाता है। हानीमन कॉल्ड द प्रिपरेशन मेडिसिन आ ला गोएटे, ये उसकी लैंग्वेज जो जर्मन फ्रेंच है उसके अंदर इन्होंने सेंटीसिमल को कहा था, जबकि उन्होंने जो प्रिपरेशन थी इसकी LM पोटेंसी की वो VO ग्लोब्यूल है, क्योंकि ग्लोब्यूल से उन्होंने इसको रिकमेंड किया था कि ग्लोब्यूल से आपने इसको पोटेंटाइज करना है। एग्रीवेशन के चांसेस CM के अंदर बहुत ज्यादा है। हम जनरली प्रैक्टिस के अंदर भी देखते हैं कि कुछ मेडिसिन जैसे बेलाडोना, जनरली हम कहते हैं हाइपरटेंसिव को हाई डोज में ना दें, बहुत ज्यादा हमने इसके देखे हैं कि ये एग्रीवेट कर जाती है, जबकि LM पोटेंसी के अंदर ऐसा नहीं है। LM पोटेंसी के अंदर बहुत लो चांसेस हैं एग्रीवेट करने के, एक्सेप्ट कि कोई ओवर सेंसिटिव बंदा हो तो उसके अंदर ये एग्रीवेट करेगा। कि एग्रीवेशन जो है सेंटीसिमल की वाइटल भी हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, डेथ तक जा सकती है, जबकि LM पोटेंसी की सिर्फ हाइपर सेंसिटिव पर्संस के अंदर है, अदरवाइज नहीं है। एग्रीवेशन C पोटेंसी लास्ट लॉन्गर, कि उसका इफेक्ट बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि ये बेसिक्स आपकी वाइटल एनर्जी को जाके उसके ऊपर इतने गहरे असरात रखती है। जिस तरह जनरली मैं आपको बताऊं कि कल्केरिया कार्ब हाई डोज 1 आप किसी को रेगुलर दें, 10 से 15 दिन आप उसका अल्ट्रासाउंड अगर करवाएंगे तो उसको कंफर्म नेफ्रोलिथियोसिस होगा, उसका स्टोन बना होगा। ये मेडिसिन जो जनरली हमारे यहाँ कहा जाता है ना, चूंकि हम सब अब कम्युनिटी बैठी हुई है, तो कम्युनिटी के अंदर ऐसा कतन कहीं पे नहीं है कि होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिसका गुड इफेक्ट है उसका बैड इफेक्ट है, अगर इफेक्ट करती है तो फिर साइड इफेक्ट भी है होम्योपैथिक के। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ है। तो जो एक्शन करेगा वो रिएक्शन भी करेगा। अगर आप सही देंगे तो दैट इज क्योर। हाँ, सिर्फ ये कि चूंकि पोटेंटाइज्ड फॉर्म में है तो आपको 2-4 खुराकें देते हैं तो शायद इतना कोई पेशेंट को पता नहीं लगता, लेकिन लॉन्ग टर्म और कुछ मेडिसिन हायर पोटेंसी में आप देते हैं तो उसके बड़े प्रोमिनेंट एक्शंस जो हैं वो सामने नजर आते हैं। एक गाड़ी नंबर है 463, अगर किसी के हाथ में 436 की गलत पार्क शायद वो जरा से कर दीजिएगा प्लीज। जबकि LM पोटेंसी के अंदर अगर एग्रीवेशन, LM में भी एग्रीवेशन है, ये नहीं कि LM में नहीं है, LM में भी एग्रीवेशन है, लेकिन वो इतनी मिनिमम है कि आपकी वाइटल एनर्जी उसको खुद ब खुद बॉडी कवर कर लेती है मेडिसिन अगर आप रोक देते हैं, जबकि सेंटीसिमल में ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंट रेपिटेशन सेंटीसिमल स्केल की नहीं है। जिस तरह हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जनरली हम बहुत से हमारे ऑथर्स के लिखे हुए हैं, ट्यूबर का हम पढ़ते हैं 60 दिन के बाद है, ड्रोसरा का हम पढ़ते हैं क्विकली रिपीट नहीं करानी, हमारे कई प्रैक्टिशनर वो चीजें भी करवाते हैं, तो वो क्विक रेपिटेशन नहीं है उसकी क्योंकि डीप एक्टिंग है। जबकि LM पोटेंसी चूंकि वाटर बेस्ड है, इसको डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमन ने अलाउ किया हुआ है कि आप इसको फ्रीक्वेंट रिपीट गो के ये उससे ज्यादा डायनामाइज्ड है, लेकिन चूंकि वाटर बेस्ड है और उनके एक्सपीरियंस में है कि इसका कोई नुकसानात नहीं, और उन्होंने कहा इन्हें फ्रीक्वेंट यूज, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेफरेंस दी है कि हमें LM की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। रेमेडीज वही है, सिम्टम, साइन सिम्टम और मामला तमाम चीजें वही है मेडिसिन की, क्योंकि ऑब्वियसली प्रूविंग क्लिनिकल ट्रायल डाटा तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो इसको प्रेफर करते हैं कि LM के अंदर आपके लिए मच सेफर है, मच चीपर है, क्योंकि आपने उसको ग्लोब्यूल में डाल के ग्लोब्यूल के थ्रू देनी है, तो ये उसकी प्रेफरेंसेस हैं। पेशेंट विद क्रॉनिक डिजीज टेक मच मोर टाइम विद यूज द C पोटेंसी। जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा टाइम लगता है सेंटीसिमल स्केल के लिए कंपैरेटिवली टू LM स्केल। LM स्केल जो है उसके ऊपर कम टाइम लगता है आपके पेशेंट को क्योर करने के लिए। मैटर क्या है कि वही वाइटल एनर्जी या जिसे आप वाइटल फोर्स कहते हैं उसको बूस्ट करने का मैटर है सारा।
पेशेंट विद डीप पैथोलॉजी डिफिकल्ट टू ट्रीट, फियर ऑफ एग्रीवेशन। इसके अंदर हानीमन को ये फेस करना पड़ा था कि कुछ मेडिसिन छोटी पोटेंसी में काम नहीं कर रही होती थी और बड़ी में एग्रीवेशन कर जाती होती थी। तो हानीमन इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। तो वो कहते हैं कि क्रॉनिक पेशेंट को डील करना बहुत मुश्किल है इसके साथ, जबकि एलएम पोटेंसी के लिए वो सेटिस्फाई थे कि इससे एग्रीवेशन अव्वल तो होती नहीं, होती है तो इतनी मिनिमल है कि वो बॉडी आपकी जो वाइटल एनर्जी है उसको कवर कर लेती है, उसको मैनेज कर लेती है। ये हमारे पास वो ऑथर है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जनरली पढ़ते हैं कि हमारे बहुत से ऑथर्स ने क्यों तवज्जो नहीं दी इसके ऊपर। वी नोन दैट 6th edition remain unpublished until 1921. By that time many pioneers of homeopathy have passed away without seeing, कि बगैर इसे देखे वफात पा गए थे। इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास G.W. ग्रॉस का नाम है, बॉयन हेसन का नाम है, कॉल डेनहम है, आपके पास हैर्ले है, कॉन्टेस्टाइन हेरिंग है, गुरेंसे, फ्रिंगडन, लिपे, रजिंदर लाल दत्त, बर्नेट, रिचर्ड ह्यूज, T.F. एलन, डर्जियन, सरकार, एलन, कैंट, नैश, इन सब के ना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ मेंशन हुए हैं इसके ऊपर। इनमें जो लास्ट की डेट ऑफ डेथ आ रही है वो 1917 आ रही है और 1921-22 में ये पब्लिश होता है। तो ये तमाम चूंकि ना इस 6th edition को पढ़ सके तो इनकी जितनी भी पब्लिकेशंस मैट्रिया मेडिकास आपको मिलते हैं, इनके फिलॉसफी के लिटरेचर जो चीजें भी मिलते हैं उनके अंदर आपको एलएम पोटेंसी 6th edition की अमेंडमेंट्स ये तमाम चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि जब पब्लिश हुआ तो ये मौजूद नहीं थे और कुछ मौजूद थे और उनकी नजर नहीं पड़ी। वो कौन कौन से हैं? ये पायनियर जो उस वक्त मौजूद थे, जिनमें आप एलन 1925 में यानी जस्ट इसके पब्लिश होने के 3 साल बाद डेथ हुई उसकी, बॉरिक जो सबसे ज्यादा होम्योपैथी के अंदर मोतबर समझा जाता है 1921 के अंदर डेथ हुई उनकी, क्लॉज, स्टुअर्ट क्लॉज, फिलॉसफी के अंदर स्टुअर्ट क्लॉज, अगर कैंट का कई लोग मानते हैं दर्जा, लेकिन मैं स्टुअर्ट क्लॉज की फिलॉसफी को कहता हूं कि शायद उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन इजी वर्ड्स के अंदर है वो आप लोगों के लिए और लिमिटेड बुक के अंदर, तो वो ये स्टुअर्ट क्लॉज था। इनकी डेथ भी 1929 में हुई। जॉन हेनरी क्लार्क, बहुत बड़ा नाम, 31, यिंगलिंग, डॉक्टर मैक्सवेल बोगर, मैक्सवेल बोगर का मैट्रिया भी बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, एमएल टेलर, डॉक्टर रॉबर्ट्स, ये कुछ पायनियर्स थे जो इसके कुछ अरसे बाद भी रहे, लेकिन वो इसके ऊपर जिस तरह रिसर्च और मामलात नहीं कर सके। कुछ इख्तलाफात आपको होम्योपैथी के अंदर ना स्टार्ट डे से मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, फिर आपसे इजाजत भी लूंगा। आपकी एक रेमेडी है बैसिलिनम, डॉक्टर बर्नेट का आपने नाम देखा, बर्नेट इसके प्रूवर है। आपकी एक रेमेडी है ट्यूबरकलिनम कोच के नाम से। जब कोच ने ट्यूबरकलिनम को प्रूव किया तो डॉक्टर बर्नेट ने सबसे ज्यादा मुखालफत की, उन्होंने कहा ये कुछ है ही नहीं है। और जैसे हम दोनों जानते हैं कि दोनों ट्यूबरकुलोसिस के मवाद से, नसॉड से लेके हम इसको बनाते हैं, तो उन्होंने इसको क्लियरली उन्होंने कहा, पहली बात कि कोच ने इसका जो बनाया, आपको पता नसॉड सारे जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर हम बनाते हैं, उन्होंने बना के उसने कहा कि इसने इंट्रावेनस इंजेक्ट करके इसकी प्रूविंग की है। होम्योपैथिक में ऑरल कैविटी के थ्रू होती है कि थ्रू ऑरल कैविटी आप मुंह के जरिए देते हैं और उसकी सिम्टम्स लेते हैं। तो कोच ने जो किया वो इंट्रावेनस, पहला उसका इख्तलाफ ये था। फिर उसने कहा कि दूसरा जो मैंने जब टीवी के मवाद से बैसिलिनम को प्रूव कर दिया है, तो कोच भी वही गो के आज हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि बैसिलिनम और ट्यूबर को हम वही दर्जा देते हैं जो सल्फर और सोरानम को देते हैं, कि जिस पेशेंट्स को गर्मी ज्यादा लगती है हम यहाँ पे सल्फर है तो वहां पे हम ट्यूबर की तरफ चले जाते हैं, जो ओवर सेंसिटिव ठंड से स्पेशली हैं उसमें हम सोराइनम पे चले जाते हैं और यहाँ पे बैसिलिनम पे चले जाते हैं, और प्रैक्टिस के अंदर लोगों को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन बात में ये नहीं है कि बर्नेट ठीक था या कोच ठीक था, दोनों बहुत बड़ी अथॉरिटीज थी, दोनों एमडी थे, यानी एमबीबीएस के बाद एमडी डॉक्टर थे दोनों। लेकिन एजुकेशन के अंदर इख्तलाफ करना रखना ये आप सबका हक है, लेकिन उसको एक विद इन मैनर्स और विद इन सिलसिला के आप दूसरे की बात सुनने कम से कम तहम्मुल रखें, बर्दाश्त करें, रिसर्च करें उसके ऊपर, उसको पढ़ें। जिस तरह हमारे यहाँ जनरली यहाँ रोस्ट्रम पे मेरे जैसा एक बंदा आता है और वो अपनी एफिशिएंसी के लिए 2-4 दवाइयां बता के चला जाता है, तो वो कंपलसरी नहीं है कि आप जाते साथ उसे प्रैक्टिस में शुरू करते हैं, उसके लिए कंपलसरी है कि आप उसको पढ़ें बैठ के, आप उसकी प्रूविंग देखें, आप उसकी सिम्टम्स देखें, आइदर ये है भी हैं या उन्होंने बता दिया। हमारी होम्योपैथी जो डिस्टर्ब थोड़ी सी हो रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि हम मेहनत की जगह शॉर्टकट में चले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं इधर से नुस्खा मिल जाए
और इधर हम इम्प्लीमेंटेशन कर दें। कोई बुरी बात नहीं है नुस्खा लेना, लेकिन बुरी बात यह कि आप उसे पढ़े भी ना। देखिए आप चार्ज कर रहे हैं ना एक पेशेंट से, पेशेंट आपके पास आता है फ्री, तो हम में से कोई भी नहीं कर रहा ना, हम पैसे तो मेहनत करना भी फिर आपका हक है ना, आप उसको पढ़ें। आप ये कॉम्बिनेशंस का लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं जी, कॉम्बिनेशन, ये जितनी भी कंपनीज के हैं ये आप लोगों को, हम लोग को देखें, हर बंदे को ना अपनी ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं। मुझे पता है मैं कितना लिटरेट हूं, मैं कितना एजुकेटेड हूं, मैं कितना टाइम अपनी फील्ड को दे रहा हूं, मैं कितना पढ़ रहा हूं यहां पर। तो अल्टीमेटली पढ़ना तो है ना हमें। जब हमें पढ़ना नहीं है, हमें एक कॉम्बिनेशन, हम मुझे एक पेशेंट आ गया कफ का, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे स्पोर्टिव रेमेडी एक कंपनी दे रही है जो कि करोड़ों रुपए लगा के एक सेटअप बनाती है, उसके अंदर तमाम चीजें मैनेज करती है, उसको अप्रूव कराती है और आपको देती है। तो मैं बजाय पेशेंट को कुछ गलत देने के, मैं वो कॉम्बिनेशन, हाँ मुझे बहुत शौक है तो इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको इतना शौक है तो आप उसको पढ़ लें, उसमें से आप जाके कर लें अपना जो आपने सिंगल रेमेडी ट्रेस करनी है। जनरली अब वो सिंगल रेमेडी के ऊपर तो बहुत सारे इख्तलाफ आते हैं ना, कुछ जो है वो जो क्लासिकल अपने आप को कहते हैं उनकी सोच ये है कि एक पुड़िया दे दो और सब्र शुक्र करके सो जाओ। कुछ क्लासिकल जो है वो एक दिन में 1 mg की 3 पुड़िया भी देते हैं, दूसरे दिन में भी देते हैं, तीसरे दिन में भी देते हैं, और पेशेंट क्योर कर रहे हैं। हमारे पास पेशेंट इसलिए तो नहीं आता, आप सिंगल रेमेडी कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक दिन की पुड़िया दे रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है क्योर होने के लिए। मुझे मेरी तकलीफ से रिलीफ दें आप, उसका सिंगल पर्पज ही है कि आप एक अच्छे अखलाक के साथ, अपने कीन इंटरेस्ट के साथ आप उसको क्योर करें पेशेंट को। तो क्योर करने के लिए बजाय इसके कि आपकी गलत टैक्टिक्स या एलोपैथिक मेडिसिन से बेहतर, 1000 गुना बेहतर है कि आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये मैन्युफैक्चरिंग फार्मा जो ना सिर्फ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बल्कि क्वालिटी रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, जो आपसे सिर्फ अर्न नहीं कर रहे, आपको रिटर्न भी कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, इन फॉर्म ऑफ दिस काइंड ऑफ सेरेमनीज, लेक्चर्स, मुख्तलिफ टूर्स, ट्रिप्स, ये तमाम चीजें ऑर्गेनाइज करें। तो कोशिश करें कि अपनी फील्ड पे किसी भी होमियो, मैंने आज तक ना ये फेसबुक सोशल मीडिया पे एक हकीम को नहीं देखा कि उसने जाके लिखा हो नहीं ये हकीम साहब आपने तो नुस्खा गलत बता दिया। मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं देखा, बड़ा सिंपल सा एलोपैथिक डॉक्टर जो सोफिस्टिकेटेड है, जरा वेल मोर एजुकेटेड लोग हैं, वो क्या कहते हैं ह्यूमन एरर लिखी थी आपकी। हमारे यहाँ कैजुअलिटीज नहीं होती क्योंकि हमारे पास तो इमरजेंसी पेशेंट्स आते ही नहीं ना, हमारे पास तो क्रॉनिक पेशेंट, सबसे ज्यादा हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं। तो वो जब डेथ होती है ना तो लिखी हुई थी टाइम, हमने तो पूरी कोशिश की, सबको पता है क्या हो रहा है। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन 1796, फर्स्ट रेमेडी सिंकोना, टिल द डेट एक भी रेमेडी रिजेक्ट नहीं हुई, बंद नहीं हुई। कुछ ममालिक, इंटरनेशनल ममालिक ने कुछ नसोर्स और उन चीजों पर डिजीज पार्ट की वजह से बैन किया, लेकिन इस वजह से नहीं किया कि इसके साइड इफेक्ट्स थे, किडनी फेलियर हो गया, लंग्स फेलियर, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की आप उठाएं तो शायद पता नहीं कितनी अद्वियात हैं, आती हैं धड़ाधड़, आपको मुझे मेरे बच्चों को खिलाई जाती हैं, उसके बाद कहा जाता है नहीं 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 इसके तो इफेक्ट्स ही बहुत बुरे थे, हमने इसे बंद कर दिया। लेकिन फिर भी उस सिस्टम के तमाम लोगों में से कोई बंदा भी आज भी आपको ये कहता नहीं मिलेगा कि हमारी दवाई, हमारा डॉक्टर, हमारी गलती, नथिंग एट ऑल। कोई फेसबुक कहीं पे नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ फेसबुक पे आप देखेंगे तो माशाल्लाह अभी जैसे कुछ मामलात चल रहे थे काउंसिल के हवाले से, उसमें देख लें, प्रैक्टिशनर्स के हवाले से देख लें, यार आपका कोई कोलीग भाई बता रहा है ना, आप उसे हम्बली बर्दाश्त कर लें, पढ़ लें। आपको बहुत तस्हीह करने का शौक है, इनबॉक्स में जाके उसको रेफरेंसेस भेज दें। तो खैर ये तमाम चीजें रिसर्च और उसके मैटर हैं, ये तमाम वो डॉक्टर थे, ये वो तमाम चीजें थी। 6th एडिशन था, ऑर्गेनन था, जो हमारी बुनियाद है, कवानीन है, जिसकी ऊपर होम्योपैथी खड़ी हुई है। तो उसके मुतालिक कोशिश थी कि इस नशिस्त के अंदर आपको आगाही मिले, जो मेरे पास नॉलेज है वो आपसे मैं शेयर करूं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।